नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी से संबंधित व्याकरण से वर्ण एवं वर्णमाला से संबंधित कुछ 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 20 प्रश्न 20 मिनट का जो सीरीज़ है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ण एवं वर्णमाला से 20 प्रश्न लिए, जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त रूप से पहुंच जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में कंठ ध्वनि है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कंठ ध्वनि बताना है कि कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं जो कि कंठ से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है। आइए, ऑप्शन नंबर पहला है द, ऑप्शन नंबर बी भ, एंड ऑप्शन नंबर सी छ, एंड ऑप्शन नंबर डी क। तो इसमें से जो कंठ ध्वनि, जो कंठ से जो स्त्रावित जो ध्वनि निकलती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। कंठ ध्वनि का राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर पहले का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो ध जो है वो कहाँ से निकलता है, ध का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी कंठ, एंड ऑप्शन नंबर डी दंत। तो ध जो निकलता है वो दंत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दंत आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उसमें कंपन होता है कहलाती हैं। बहुत घुमावदार क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। दो स्वर तंत्रियाँ जब पास में आती है तो उनके बीच जो ध्वनियाँ निकलती हैं, तो उनके बीच में जो हवा आ जाती है उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए नासिक की ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी काकल्य स्पर्श ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी घोष ध्वनि, एंड ऑप्शन नंबर डी महाप्राण ध्वनि। तो जो स्वर के तंत्रिकाओं में जो उच्चारण होता है, जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो उनके बीच में हवा निकलती है और उससे कंपन होता है। ऑप्शन नंबर सी घोष ध्वनि, ऐसी ध्वनियों को बोलते हैं घोष ध्वनि कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अ आ, ऑप्शन नंबर बी अम ऋषि, ऑप्शन नंबर सी आ अहा, एंड ऑप्शन नंबर डी अम और अहा। तो अम और अहा जो है अयोगवाह ध्वनि है। अम और अहा दो ऐसे नंबर्स हैं जो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, अम और अहा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अंतस्थ ध्वनि। अंतस्थ ध्वनि व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ, ऑप्शन नंबर बी त थ द ध, ऑप्शन नंबर सी प फ ब भ, ऑप्शन नंबर डी य र ल व। तो अंतस्थ ध्वनि जो जिसको बोलने में अंदर उत्पन्न, अपने अंतर आत्मा में जो अंतस्थ उत्पन्न होता है, यह अंदर हवा जो है अंदर प्रवेश कर रही है, अंतस्थ मतलब अंदर निकल रही है। य र ल व मतलब हमारी जो आवाज़ है वो अंदर खींचती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है।
य, र, ल, व, ये 4 जो वर्ड हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखिए, च बाहर आवाज निकल रही, च, छ, ज, झ बाहर निकल रही है। त देख ले, दांत से अपने जीभ जो है वो दांत से स्पर्श कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, अपने जो जीभ है वो दांत से स्पर्श कर रहे, जैसे त, थ, द, ध। अगला देखिए सी, इसमें जो होता है प, फ, अब होंठ और जीभ ये दोनों मिल रहे हैं। प, हवा बाहर निकल रही, प, फ, ब, भ, मतलब अपने अंदर की हवा बाहर निकल रही। लेकिन य, र, ल और व, इसमें अंदर जो ध्वनि जो है वो अंदर जा रही है, अंदर खिंचती हुई जा रही है। इसलिए य, र, ल, व आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। य, र, ल, व ये क्या है? ये है अंतस्थ व्यंजन है। कौन से है? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल, व, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किसी एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, जैसे तालु से जो ध्वनि निकलती हैं वो तालव्य कहलाती हैं। देखते हैं जरा, पा, पा, तालु से कोई संबंध नहीं है पापा में। ऑप्शन नंबर बी, बा, बा, बाबा में भी कोई संबंध नहीं है, बाहर हो रहा है। माँ, माँ भी बाहर हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, चा, तालव्य में ही ध्वनि का कंपन हो रहा है। तालव्य में जो ध्वनि का कंपन होता है तालव्य ध्वनि कहलाती है। तो चा, चा, चाचा, मतलब तालव्य में ही इसका कंपन हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अब स्वर क्या है? स्वर जैसे अ, आ, ई, ये जो स्वर हैं, 11 स्वर हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी अघोष, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण एंड ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण। तो जो सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होता है इसमें कम समय लगता है, जैसे महाप्राण में इसका डबल समय लगता है, बोलने में डबल समय लगता है। इसलिए सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सार्थक लघुत्तम इकाई, ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी मात्रा, ऑप्शन नंबर सी वर्ण, ऑप्शन नंबर डी शब्द। तो जो भाषा की जो सार्थक और लघुत्तम इकाई है वो है शब्द। भाषा की जो सार्थक और लघुत्तम इकाई है वो है शब्द। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती हैं। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। किसी भी अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आइए प्रश्न ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी वर्ण, ऑप्शन नंबर डी वाक्य। तो जो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई जो है, जैसे मैंने लिखा राम बाजार गया, तो जो किसी का अर्थ बता रहा है कि राम कहाँ गया, बाजार गया, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? हमने राम देखा, पहला शब्द राम, दूसरा बाजार, गया तीसरा। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? शब्द है। शब्द से शब्द मिले, शब्द से शब्द मिले, पूरी
एक लाइन बनी, और एक लाइन बनी उसका जब हमने अर्थ किया तो सबसे छोटी जो इकाई होती है व्यक्त करने की, अर्थ को, किसी भी अर्थ को निकालने की जो सबसे छोटी इकाई होती हैं वो शब्द कहलाती हैं। शब्दों से ही अर्थ अर्थ बनते हैं, और अर्थ को जब हम किसी चीज़ का अर्थ निकालते हैं तो वो शब्दों में टूटते हैं, तब जाके उस चीज़ का अर्थ निकलता है, उस लाइन का अर्थ निकलता है। इसीलिए अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, स्वरों का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, स्वरों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी प्लुत, ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व, एंड ऑप्शन नंबर डी स्पर्श। जो स्वर जो हैं, स्वर दीर्घ स्वर भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, और प्लुत भी होते हैं, और ह्रस्व भी होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों जो हैं, तीनों स्वर के टाइप्स हैं। लेकिन स्पर्श जो है, स्पर्श स्वर का टाइप नहीं है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्पर्श स्वर का प्रकार नहीं है, लेकिन दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व ये तीनों स्वर के प्रकार हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इसीलिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी स्पर्श। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, श संयुक्त रूप व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से होता है। जो आपका जो अक्षय जो है, ये कक्षा वाला श जो है, ये किन दो वर्णों का संयुक्त रूप है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 मोस्ट, बहुत बहुत मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क प्लस स, ऑप्शन नंबर बी च प्लस श, ऑप्शन नंबर सी क प्लस अक्षा, और ऑप्शन नंबर डी क प्लस श षटकोण वाला। तो जो श जो बना, अक्षय जो बना, वो क प्लस षटकोण वाला श से बना है। हलनते हैं इन सब में, क प्लस श ऑप्शन नंबर डी से मिलकर आपका अक्षय बना, कक्षा वाला श बना, ऑप्शन नंबर डी से मिलकर श बना। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है। जब वर्णों में संधि होती है तो क्या होता है, क्या होता है भैया, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नए वाक्य की रचना होती है, ऑप्शन नंबर बी नया स्वर बनता है, ऑप्शन नंबर सी नया वर्ण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी नई ध्वनि बनती है, नई ध्वनि बनती है। तो वर्णों में जो संधि होती है उससे क्या होता है, उससे नई ध्वनि बनती है, नई ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नई ध्वनि बनती है, वर्णों में जब संधि होती है तो नई नई ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छ जो हम बोलते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन क्या है। ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी तालव्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो छ बोलेंगे तो तालु से निकलती है आवाज। कहाँ से निकलती है, तालु से निकलती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी छ की जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, तालव्य ध्वनि है। दंत कहाँ से निकलता है, दंत दंत से निकलता। ओष्ठ होंठ से जो निकलता पा 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 फा पा, ये सब ओष्ठ हैं। और छ जो है वो तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14, प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं। प्रयत्न के आधार पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी प्रकंपित व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क इसमें कोई स्पर्श नहीं हो रहा है तो स्पर्श व्यंजन तो नहीं होगा।
प्रकंपित का कोई कंपन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, लेकिन स्पर्श जरूर हो रहा है, का खा गा, मतलब अंदर जो है एक स्पर्शता की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। जब कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले उस ऑप्शंस को गलत करें जो उससे संबंधित नहीं है। जैसे आपने पहला प्रश्न ऑप्शन देखा है स्पर्शी संघर्षी, मतलब कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, आपस में टकराव नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कोई कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। लेकिन बचा ऑप्शन नंबर सी, तो स्वाभाविक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर सी वाणी एंड ऑप्शन नंबर डी स्वनिम। तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम ध्वनि कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वनिम आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, जो महाप्राण जो होता है, महाप्राण जो व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन होता है, कौन सा होता है? पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा और चौथा। तो जो महाप्राण होते हैं जिनमें बोलने में ज़्यादा लगता है, जैसे क ख ग घ, तो दूसरा और चौथा महाप्राण है, महाप्राण है दूसरा और चौथा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी कि महाप्राण व्यंजन जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं, दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं। आइए अगला प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से एक कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो आपको टिक करना है। बाकी 3 कथन गलत हैं, 3 ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सभी स्वर सघोष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सभी स्वर अघोष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सभी स्वर अघोष और सघोष होते हैं, ये सघोष है, अघोष और सघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही कथन जो है, जो सभी जो स्वर होते हैं, सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। आइए अगला प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई ई ई ई को हम बोल के देखेंगे, ई ई ई ई ई ई ई। ऑप्शन नंबर ए अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी मध्य भाग, ऑप्शन नंबर सी पश्च भाग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ई ई ई ई ई। तो ई अग्रभाग काम कर रहा है, आगे का भाग ही हमारे मुख का, जीभ का ई ई ई, मतलब हमारी जो जीभ है उसका अग्रभाग ही इसको बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए मध्य भाग में तो कोई हलचल हो नहीं रही और पश्चिम भाग में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो स्वाभाविक है कि अग्रभाग ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीभ का आवश्यक है ई को बोलने के लिए। ई ई ई जीभ को बोलने के लिए आगे का भाग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? आइए देखते हैं।
प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए वर्ग का प्रथम अक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ग का तृतीय अक्षर, ऑप्शन नंबर सी वर्ग का चौथा अक्षर, ऑप्शन नंबर डी वर्ग का पांचवा अक्षर। तो अनुनासिक अनुनासिक जो नाक से बोले जाते हैं डा ढा ना ना मा मा, तो ये जो है डा ढा डा ढा ना ना, ये जो है ये वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है। वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न 2020 के सीरीज का लास्ट प्रश्न जो हर रोज चल रही है 2020 की सीरीज 20 प्रश्न के अंदर 20 प्रश्न 20 मिनट के अंदर पूरे होने वाले हैं। और आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न। इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है, आपको ये बताना है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ह में भी हवा बाहर निकल रही है, श में भी निकल रही है, श में भी निकल रही है, ह में निकल रही, तीनों में हवा बाहर निकल रही है, मतलब तीनों ऊष्म व्यंजन है। लेकिन ला में कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ला आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। लेकिन ह श स ये सब क्या है, स स श ह ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है। लेकिन ल आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आज के 20 प्रश्न 20 मिनट में। निवेदन करना चाहूँगा कि अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक दिन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।